माँ शारदा को नमन करते हुए दोस्तों मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज मैं डॉक्टर विकास दवे जी के निवास पर हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनकी निजी वाचनालय का ये दृश्य है और काफ़ी संग्रह है साहित्य का। इन दिनों आप हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक बनाए गए हैं और उसी पे चर्चा करने के लिए आज हम इनके निवास पर मौजूद हैं। हम हिंदी और हिंदी साहित्य और खासकर अकादमी की गतिविधियों क्रियाकलापों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार नवोदित साहित्यकारों के लिए अकादमी काम करती है और भी बहुत कुछ डॉक्टर विकास दवे जी ने हमसे बातचीत में हमें जानकारी दी है। तो हम उनसे मिलवाते हैं आपको। और इस समय स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उनकी कुछ रचनाएं जो कि विगत वर्षों में आई है और डॉक्टर दवे बाल साहित्य में पीएचडी कर चुके हैं और काफ़ी नाम भी कमा चुके हैं। तो अब देर किस बात की, चलिए सुनते हैं डॉक्टर विकास दवे जी की बातचीत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूं और इस बार मासिक चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास दवे जी। हाँ तो साहब आपका नमस्कार। और पिछली बार जब हमने आपसे बात करी थी तब कोरोना काल चल रहा था और हमने बाल साहित्य बात करी थी। हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब आजकल नई भूमिका में आ गए हैं और कुछ दिनों पहले ही साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक पद पर आपको नियुक्त किया गया है। और सर्वप्रथम तो सर आपको बधाई इस बात की। धन्यवाद धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। और ये मुझे लगता है कि मेरे सारे पत्रकार मित्रों का भी ये स्नेह और शुभकामनाएं थी जिनके कारण से मैं वहां पर पहुंचा। मुझे इस बात का बड़ा अच्छा भी लगता है, गर्व भी अनुभूति होती है कि मैं साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता क्षेत्र को विगत 3 दशकों से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये मेरे सारे पत्रकार मित्रों को जो अच्छा लग रहा है उसका एक मूल कारण ये भी है। धन्यवाद आपको। आज हम बतौर पत्रकार ही आपसे मिलने आए हैं और हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं खासकर जो साहित्य में रुचि रखते हैं तो उनके लिए जिज्ञासा होती है कि मध्य प्रदेश शासन की जो साहित्य अकादमी है उसके क्या क्रियाकलाप है, क्या योजनाएं होती है। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश किस तरह काम करती है साहित्यकारों के लिए। वास्तव में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का एक ऐसा उपक्रम है, ये संभवतः लगभग 60 के दशक से काम कर रहा है। और प्रारंभिक काल में तो जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने भी इसका प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया। साहित्य अकादमी की जब रूपरेखा बन रही थी उस समय तो ऐसा लग रहा था कि साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने के लिए राज्य एक संस्था को राज्याश्रय प्रदान करे और राज्य से कुछ अनुदान प्राप्त करते हुए साहित्य और कला के क्षेत्र में काम प्रारंभ। लेकिन साथ ही उस समय के जो पूर्वधा थे, नेतृत्व करता थे, उनके मन में एक संशय ये भी था कि राज्याश्रय प्राप्त करने के पश्चात साहित्य और कला सामान्यतया जो भी राज्य हो, जो भी शासन हो, सरकार हो, उसके गुणगान में लग जाते हैं। जबकि हम स्वयं भी इस प्रकार का मत रखते हैं कि साहित्य और कला को तो मुक्त रूप से काम करना चाहिए, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, न कोई मानसिक प्रतिबद्धता हो, न कोई वैचारिक प्रतिबद्धता हो। साहित्य साहित्य के लिए रहे, कला कला के लिए रहे। ऐसा तो तब मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का गठन हुआ और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद जो है यह एक प्रकार से केंद्रीय संस्था है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की भाषा अकादमियां काम करती है, साहित्य अकादमियां काम करती है और इन अकादमियों के नीचे की ओर फिर और क्रमशः एक कहना चाहिए तीसरी पीढ़ी और संस्थाओं की तैयार हो गई। इसमें कई सारे सृजन पीठ भी है, कई शोध पीठ भी है, कई अन्य प्रकार के उपक्रम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। जहां तक साहित्य अकादमी का प्रश्न है तो साहित्य अकादमी के मूल रूप से 3-4 बड़े काम है। उसमें एक काम होता है जो वरेण्य साहित्यकार हैं, मध्य प्रदेश के हों, अखिल भारतीय स्तर के हों, इन वरेण्य साहित्यकारों के जब भी जन्म तिथियां, पुण्यतिथियां आती तो उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित कार्यक्रम करना, समारोह करना। फिर इसके बाद साहित्य जगत के पुरोधाओं से लगातार संवाद बना करते रखना। और ये संवाद ऐसा नहीं है कि केवल वरिष्ठ साहित्यकारों से करना, इसमें नवोदित रचनाकार, नवोदित साहित्यकार जो होते हैं उनसे भी सीधे संवाद होते हैं। कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा होता है नवोदित रचनाकार चूंकि प्रकाशनों के संपर्क में नहीं होते हैं, ऐसी बड़ी अकादमियों के संपर्क में नहीं होते हैं, तो विधिवत विज्ञप्ति निकाल करके पांडुलिपियों को आमंत्रित किया जाता है और प्रतिवर्ष
20 से लेकर 40 तक, 40 पांडुलिपियां 20 सामान्य वर्ग के लिए होती है और 20 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होती है। इसी 40 पांडुलिपियों को एक विद्वत समिति बनती है, वो समिति उसकी अनुशंसा करती है और अनुशंसित पांडुलिपियों को फिर साहित्य अकादमी एक निश्चित पत्र पुष्प प्रदान करती है कि इससे आप अपनी पुस्तक को प्रकाशित कर सकते हैं। इसको प्रथम कृति अनुदान कहा जाता है। यानी स्वाभाविक रूप से प्रथम कृति अनुदान कहने के कारण से सभी नवोदित रचनाकार ही इसके लाभार्थी होते हैं। और जो सबसे बड़ा उपक्रम एक होता है जिसके प्रति साहित्य जगत में सर्वाधिक आकर्षण होता है, वो होता है पुरस्कार और सम्मान का। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जब गया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पर 15 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं साहित्य क्षेत्र के और वे 1-1 लाख रुपए राशि के हैं। पिछली भारत सरकार ने इस राशि को बढ़ा दिया था, 51,000 से 1 लाख कर दिया था। तो राष्ट्रीय पुरस्कार 1-1 लाख रुपए के और प्रदेश स्तर के भी लगभग इतने ही 14 पुरस्कार हैं। ऐसा कुल मिलाकर के 29 तो पुरस्कार और सम्मान ही है। तो इनके लिए भी प्रविष्टि आमंत्रित की जाती है, उसकी भी विधिवत विज्ञप्ति दी जाती है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के एक और बड़ा कार्य चलता है पाठक मंच का साहित्य अकादमी के माध्यम से। और ऐसा कहा भी जाता है, मैं खुद भी कई बार मंचों से इस तरह का उल्लेख करता था कि आजकल हर तीसरा व्यक्ति लिखने लगा। तो लिखने वाले बढ़ गए और पढ़ने वाले कम हो गए, पाठक बचे नहीं। तो अच्छे पाठक तैयार करना ये भी साहित्य अकादमी के महत्वपूर्ण कार्यों में से है। तो पाठक मंच जो है वह इसी काम को करता है। इसका बड़ा बहुत साधारण सा एक ढांचा तैयार किया हुआ है। अभी तक जिला मुख्यालयों तक पाठक मंच होते थे, लेकिन मैंने जाकर के एक विचार बनाया है कि मैं तहसील स्तर और जिसको आप बोलचाल की भाषा में टप्पा या ब्लॉक स्थान कहते हैं, तहसील से भी नीचे उन स्थानों तक पाठक मंचों की स्थापना करना, ये मेरा एक स्वप्न है और मैं इस काम को करूंगा। भी आगे चलकर के इन पाठक मंचों की संख्या बढ़ेगी और इन पाठक मंचों पर सामान्यतः साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति को बैठाया जाता है। उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था रहती है कि जो साहित्यकार गोष्ठी में आते हैं, समीक्षक विचारक आते हैं, उनके सामान्य चाय अल्पाहार का व्यय भी उसमें दिया जाता है और पुस्तकें अकादमी देती है। तो प्रति माह 3-4 अच्छी पुस्तकें जो इस समय संपूर्ण भारत के साहित्यिक परिदृश्य में, जिसको आजकल आंग्ल भाषा में बेस्ट सेलर कहते हैं, ऐसा खूब अच्छी पढ़ी जाने वाली पुस्तकें जिनको साहित्यकारों ने भी, पाठकों ने, समीक्षकों ने सराहा, ऐसे साहित्य को उन पाठक मंचों में भेजते हैं। मध्य प्रदेश शासन की, अब जिस पत्रिका का मैं संपादक भी रहूंगा, अकादमी की, साहित्य अकादमी की एक पत्रिका है साक्षात्कार, मध्य प्रदेश शासन की भी जो अन्य पत्रिका है वो सब भी उन पाठक मंचों को भेजी जाती है। सर, जैसे कि आपने काफी जानकारी दे दी। हमारे दर्शक साहित्य कथाकार जो देख रहे होंगे उनके रुचि के 2 विषय तो आपने बता दिए हैं कि एक तो आप 29 पुरस्कार हैं जिसमें वो कर सकते हैं, दूसरा पांडुलिपियां जो बुलाकर आप किताब छापते हैं उनमें भी उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है, रुचि हो सकती है। हिंदी अकादमी की बात कर रहे हैं तो हिंदी, चूंकि आपने अभी पदभार संभाला है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात आई कि अभी हमने 14 दिन पहले ही, 15 दिन पहले हिंदी दिवस मनाया है। हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी के लिए और क्या नया कर सकती है, ऐसे कुछ विचार जो आप हमको बताना चाहें? वास्तव में आपने सच कहा कि हिंदी दिवस मनाना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, लेकिन हिंदी के साथ तो विभीषिका हम समझ सकते हैं कि वो अभी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के झूले में ही झूल रही है। अभी सामान्यतः जिस देश में कहा जाता है कि लगभग 53 से लेकर 60 करोड़ के बीच लोग हिंदी भाषी हैं, सीधे सीधे, इस देश में 0.02% लोग अंग्रेजी भाषी अपने आप को लिखवाते हैं जनगणना में। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के, उसके बाद अब एक दशाब्दी के बाद फिर नई सांख्यिकी आएगी। इसके बाद भी अंग्रेजी का जिस तरह का वर्चस्व रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी की लकीर को ही बड़ी करना चाहिए। हम अंग्रेजी हटाओ इस आंदोलन का हिस्सा न तो बने और न अंग्रेजी की चर्चा करें। अंग्रेजी को जिनको स्वीकारना है, जिनको लगता है कि उनको विदेश जाना है, अब भारत के अगर हम 135 करोड़ लोगों की बात करें तो एक सामान्य सांख्यिकी कहती है कि संपूर्ण भारत के 2% लोग केवल अध्ययन के लिए, नौकरी करने के लिए और व्यवसाय करने के लिए, सभी प्रकार से विदेश जाने वालों की संख्या 2% है और ये 2% संख्या विश्व के सब देशों में जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 135 करोड़ लोगों को ब्रिटेनी की इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और मेरे कई विद्यार्थी में जो कि पहले शिक्षा जगत में रहा तो बताते हैं कि वो जब अमेरिका जाते हैं या कभी जापान चले गए या कहीं चले गए तो हम जो कालर ऊंची करके कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो संवाद की भाषा है, अंतरराष्ट्रीय संवाद की भाषा है, वहां जाते ही जर्मनी में, फ्रेंच में, वहां तो वो लोग कहते हैं कि हम पेड़ से छूना भी पसंद नहीं करते अंग्रेजी।
उनकी मातृभाषा में वो काम करते हैं, तो या तो आपको एक अन्य भाषा सीखना है, हाँ, और अथवा ये होगा कि वो ये कहते हैं कि आपको अगले 6 माह तक जी, ब्रिटेनिक इंग्लिश भूल करके अमेरिकन इंग्लिश सीखना है। हम्म, तो जिस अंग्रेजी के नाम लेवा केवल एक देश बच गया संपूर्ण विश्व में, जी। ब्रिटेन स्वयं, जी, जी, उस अंग्रेजी को सीख करके और हम ये दावा करते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो मुझे लगता है भ्रम है हमारा। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हिंदी दिवस, और ये ऐसा लगने लगा अब जैसे हम श्राद्ध पक्ष मना रहे हैं। जी, 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 तो भाषा के बारे में मेरा केवल एक निवेदन ये रहता है, साहित्यकारों से, पत्रकारों से, सबसे कहता हूँ कि हिंदी भाषा को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, जी, जी, हिंदी भाषा को अब शक्ति की आवश्यकता है। जी, और ये शक्ति हम अपने प्रयोग करने की क्षमता विकसित करके दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हिंदी को शक्ति दे सकता है। आप हम पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करें, साहित्य क्षेत्र में काम करें, हम हिंदी का जितना उपयोग करेंगे, जी, हम केवल यह तय कर लें कि हम हमारा हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे, मुझे लगता है कि ये भी हिंदी की शक्ति को बढ़ाता है। जी, जी, दूसरा, इस हिंदी की बात को लेकर के इन दिनों अकादमी तो वास्तव में भाषा के लिए ही काम कर रही है, जी, जी, और एक बड़ा क्षेत्र हमको काम करने के लिए मिला ही है। हमारे सारे कार्यक्रम, हमारे सारे समारोह, पुरस्कार, सब कुछ हिंदी को समर्पित होते हैं। जी, इससे हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा, ये तो एक बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को लेकर के अब हम लोगों को एक बात की और चिंता करना चाहिए। जी, कल तक सांख्यिकी के आधार पर हिंदी लगभग चाइनीज मंदारिन भाषा के बाद गिने जाने लगी थी। जी, जी, लेकिन पिछले दिनों ऐसा एक क्रम चला कि कहा जाने लगा कि 22वीं अनुसूची में जितनी बोलियां हैं, जितनी अन्य भारतीय भाषा भगिनियां हैं, जी, उन सबको अलग अलग करके गणना प्रारंभ की गई। हम्म, अब आप कल्पना करिए कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जी, आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो लोग कहेंगे हिंदी का ग्रंथ है, हाँ, लेकिन आप 22वीं अनुसूची का नाम लेकर उसको अवधि का ग्रंथ घोषित करेंगे। सही बात है, खड़ी आप बोली सूर सागर को कहेंगे कि वो ब्रज का है। ब्रज का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइड एंड रूल केवल अंग्रेज लोग जानते थे, ऐसा नहीं, जी, जी, भारत के भी कुछ लोग इस भावना से प्रेरित हैं। प्रेरित है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी भाषा भगिनियां हमारी अपनी, ये परिवार का विषय है। जी, जी, हम सब मिलकर के ज्यादा प्रगति कर सकेंगे या अलग अलग होकर के प्रगति कर सकेंगे, इस बात पर विचार करना चाहिए। सर तो जैसा कि आपको बीच में टोकना आपने जी, जिक्र करा, नहीं, हम हिंदी की ही बात करते हैं और आपने अब इसके नए प्रक्रमों के बारे में बताया है। इन दिनों जो हम टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और बहुत सारे पोर्टल है और बहुत सारी संस्थाएं जो आजकल टेक्निकली साहित्य में आ रही है। और दूसरा इसी से जुड़ से आता है कि चूँकि हम दोनों पत्रकार से जुड़े हैं, पत्रकारिता की हिंदी और खासकर जो पत्रकार जो हैं वो साहित्य में कितनी रुचि लेते हैं, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आपका साहित्य आता है अकादमी में तो वो पत्रकारिता का उसमें कितना हिस्सा होता है। दूसरा, जो कोई मातृभाषा संगठन, कोई हिंदी भाषा संगठन है, ये पोर्टल चलाकर हिंदी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो अकादमी इनको किस प्रकार इसमें रुचि लेती है या इनको बढ़ावे देने के लिए कुछ इनकी योजना है अकादमी में? बिल्कुल। वास्तव में देखिए, तकनीकी का सहयोग तो अब हर क्षेत्र को लेना पड़ेगा, जी। साहित्य उससे अछूता है ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और आपने दो प्रश्न किए, एक तो पत्रकारिता का साहित्य अकादमी का विषय है कि नहीं। जी, वास्तव में अकादमी का विषय तो साहित्य है, जी, और साहित्य की श्रेणी में सब कुछ आता है। अगर कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, समीक्षा, बोली साहित्य, सब कुछ आ सकता है। जी, तो पत्रकारिता पर लिखे गए ग्रंथ, पुस्तकें, वे भी साहित्य का हिस्सा है, जी, क्योंकि पत्रकारिता तो समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जी, तो इसलिए ये पत्रकारिता पर केंद्रित पुस्तकें जो रची गई हैं वो भी पुरस्कार के लिए आ सकती है निबंध श्रेणी के अंतर्गत, जी, क्योंकि वो वास्तव में पत्रकारिता का जो चिंतन और चिंता है हाँ, वो निबंध श्रेणी में आता है। अगर पत्रकारिता के विषय को किसी ने काव्य रूप में लिखा है तो वो काव्य श्रेणी में अपनी प्रविष्टियां वहां दे सकता है। ये बात तो पत्रकारों मित्रों के लिए जी, कि वे उसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं साहित्य का हिस्सा है। जी, दूसरा, अभी जो नई तकनीक में ये पोर्टल वगैरह सब आए हैं, तो ये शुभ समाचार आप सबको देना चाहता हूं कि ये जो जिन 29 पुरस्कारों की मैंने चर्चा की है, जी, उसमें एक पुरस्कार ऐसा भी तय किया गया है जो इस प्रकार के भाषा और साहित्य के लिए काम करने वाले पोर्टल, फेसबुक पेज, जी, ब्लॉग राइटर्स, इनके लिए भी। अरे वाह, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं हाँ, वो सब अपनी प्रविष्टियां भेजें, और बड़ा सरल तरीका होता है, आपको केवल अपनी लिंक भेजना है। सही बात है। आईटी क्षेत्र के अच्छे जानकारों की एक समिति हम बनाएंगे, जी, वो समिति इन पोर्टल और इन सब का एक वर्ष भर की गतिविधियों को देख करके तय कर लेगी जी, कि वास्तव में वे भाषा साहित्य के लिए कितना काम कर रहे हैं, उनको जी, उसमें जी, घोषित किया जाएगा। और कि अभी लंबा समय हमारे पास है,
और इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ अच्छे वेब पोर्टल और फेसबुक पेजेस और इन सबको हम इसमें पुरस्कृत करेंगे आगे आने वाले समय मेरे ख्याल से हमारे जो पाठक दर्शक आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि यदि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदी की सेवा कर रहे हैं तो साहित्य अकादमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है में। और यकीनन वो इसको प्रोत्साहित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर चल चलते एक अंतिम सवाल कर लेते जी हैं। जी। बाल साहित्य से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है और अब आप हिंदी एकेडमी में आ गए हैं, बतौर पत्रकार भी रहे हैं। तीन तीन जो है कि पड़ाव आप तीन अनुशासन का मैं विद्यार्थी हूँ जी, ऐसा मैं कहता हूँ, हाँ, तीनों अनुशासन का विद्यार्थी हूँ। एक सामंजस्य बिठाने की जब बात आती है तो इन तीनों में आप कैसे सामंजस्य बिठा पा रहे हैं इन दिनों? हमारे दर्शक में रुचि भी, क्योंकि एक साहित्यकार का एक अपना मन होता है, उसकी कार्य पद्धति होती है और विचार का प्रभाव तो ऐसा होता है कि एक इसका अलग मनोविज्ञान होता है। तो बतौर साहित्य अकादमी के आप निदेशक हो गए हैं, तो इसमें आप किस प्रकार काम कर पा रहे हैं, किस रुचि से काम कर पा रहे हैं? और इसी के साथ एक जो सवाल और जोड़ता हूँ कि जो हमारे दर्शक आपको अभी आज देख पा रहे हैं, खासकर हम जब भी किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं कि भाई अपनी रुचि किस प्रकार बढ़ाएं और कोरोना काल में क्या समय का सदुपयोग करें, तो हम इन दोनों सवालों के सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा, वास्तव में ये तीनों ही अनुशासन मेरे हृदय के अत्यंत निकट है। मैं चूंकि एक लंबे समय से संपादक रहा बाल पत्रिका का, तो बाल पत्रकारिता मेरा पीएचडी का शोध का विषय भी रहा और बाल संस्कार परंपरा ये भी मेरा रुचि का विषय है, बाल मनोविज्ञान मेरी रुचि का विषय है। तो बाल साहित्य बाल पत्रकारिता ये तो हृदय में थे ही, संपादक था इस नाते, पत्रकारिता जगत का हिस्सा भी बना ही मैं। और लेखन थोड़ा बहुत जो भी 10-12-15 पुस्तकें लिखी है तो उसके कारण से लेखन यानी साहित्य क्षेत्र से जुड़ा रहा। एक साहित्यिक संस्था में मैं लगातार लंबे समय से काम कर रहा हूँ, अनेक वर्षों से, तो उसका भी हिस्सा रहा। तो ये तीनों चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए, अलग अलग नहीं है। बाल साहित्य साहित्य का हिस्सा है और पत्रकारिता वो भी साहित्य का हिस्सा है, साहित्य पत्रकारिता का हिस्सा है। तो इसलिए हम इनमें से किसी को भी अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही सामंजस्य बैठ जाता है। आप जैसे पत्रकार मित्र आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पत्रकार हूँ ये याद आ जाता है। बाल साहित्यकारों में जब अकादमी से कोई अपेक्षा झलकती है और वो आकर के समूह में प्रतिनिधिमंडल आकर के मिलते हैं और वो कहते हैं कि अब हमको ऐसा लग रहा है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य की दिशा में कुछ करेगी, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं आया हूँ इसलिए बाल साहित्य पर मुझे और अधिक ध्यान देना चाहिए। और मेरे जितने मार्गदर्शक हैं, मेरे पूर्ववर्ती जो निदेशक हैं, उन सबसे भी जब मैंने आशीर्वाद लिया, वरिष्ठ साहित्यकारों से भी जब मैंने आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम लोग बाल विमर्श से थोड़ा दूर थे। अब बाल विमर्श चूंकि साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है और अभी पूरी दुनिया का उसके प्रति आकर्षण है। प्रत्येक क्षेत्र चाहता है समाज जीवन का कि हमारे बच्चे भविष्य में अच्छे बने, उनकी चिंता साहित्य में हो। अब सभी लोग ये चाहते हैं कि साक्षात्कार पत्रिका में भी आपकी उपस्थिति इस रूप में झलकना चाहिए, क्योंकि अभी तक केवल बड़ों के विमर्श होते रहे, उसमें दलित विमर्श पर चर्चा हुई, स्त्री विमर्श पर हुई, तमाम सारी, तो उन सब के बीच में बाल साहित्य के विमर्श को भी एक सम्मानजनक स्थान मिले, तो ये प्रयास करेंगे ही। जैसे मैंने आपको कहा कि पत्रकारिता में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी हमारे एक पुरस्कार है, वैसे ही बाल साहित्य का भी एक सम्मान पुरस्कार है। हरिकृष्ण देवसारे जी के नाम पर बाल साहित्य का 51,000 का सम्मान है। तो स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। और मैं चूंकि तीनों क्षेत्र से जुड़ा हूँ, पत्रकारिता का भी विद्यार्थी हूँ ही, तो मैं चाहूंगा कि सभी क्षेत्र के लोग मुझे अपना मान करके, और मैं आप जैसे सब मित्रों से निवेदन करता हूँ कि आप यदि साहित्य अकादमी के निदेशक होते तो आप क्या नवाचार करना चाहते, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बताइए। ऐसा मान करके कि उनमें जो भी अच्छे सुझाव होंगे वो सब मूर्त रूप लेंगे। पूरा प्रयास करूंगा कि जितने अच्छे सुझाव आएंगे उन सबको मूर्त रूप हम सब लोग मिल करके देंगे। और अच्छा काम अगर मैं कुछ कर पाया तो स्वाभाविक रूप से मैं यही कहूंगा कि वो सब आप लोगों के स्नेह और आप सबके सुझाव के कारण से कर पाऊंगा। और आने वाले 3 वर्ष 5 वर्ष जितना समय मिलता है, उसके बाद मैं जब स्वयं का आकलन करूंगा, समीक्षा करूंगा, तो जितने दोष होंगे वो सब मेरे स्वयं के होंगे, लेकिन जो कुछ अच्छा होगा वो सब आप जैसे लोगों के सुझाव के कारण से होगा। ऐसा मैं आज से मान करके चल रहा हूँ। चलिए, तो दोस्तों ये थे विकास दवे जी जो हमसे बात कर रहे थे। और हमने जैसे कि पहले जिक्र करा था कि अब साहित्यकारों के लिए हम जो कहते हैं अच्छे दिन वाली स्थिति आ गई है
और आप यदि साहित्य की रचना करते हैं और आपने कुछ अच्छी चीज़ करी है तो आप हिंदी साहित्य अकादमी में अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं। उसके शायद विज्ञापन आप अखबार में विज्ञापन देते हैं। आएगा और प्रयास ये करेंगे कि इन इन सारे विज्ञप्तियों को हम सोशल मीडिया पर भी जी जी भेजेंगे, बड़ी मात्रा में प्रेषित करेंगे। हाँ सारे माध्यमों का इन दिनों उपयोग हो रहा है, चूंकि वे अखबारों में तो प्रकाशित होती ही है। हाँ मध्य प्रदेश शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी का भी ये कहना है जी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के साहित्यकार, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छोटे से छोटे गांव तक के जी साहित्यकार, पत्रकार, इन सबको, नवोदित रचनाकार, इनको ये लगना चाहिए कि कोई सूचना निकली और वहां तक पहुंची। जी हाँ तो मतलब सारा वो जो सोशल मीडिया है उसका प्रयोग करके उन सूचनाओं को हम आप तक पहुंचाएंगे। हम जैसे बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, तो शायद साहित्य अकादमी का भी है कि अंतिम व्यक्ति के साहित्य का भी जो प्रचार प्रसार है बिल्कुल। वो होना चाहिए, और साहित्य अकादमी इसमें लगी है। डॉक्टर विकास दवे जी को हम तत्काल टाइम की ओर से शुभकामना भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, ताकि हिंदी और आगे बढ़े और साहित्य जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में फैले। सर आपने हमसे बात करी इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तत्काल टाइम्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज इतना समय मुझे दिया।